नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। जातीय भेदभाव रोकने के नाम पर बनाए गए नियमों ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जातीय भेदभाव रोकने के नाम पर बनाए गए नियम खुद भेदभाव की वजह बन सकते हैं? क्या समानता की गारंटी देने वाले नियम असमानता का कारण बन रहे थे? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे और पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए नियमों की अधिसूचना जारी की। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। हालांकि समानता की गारंटी देने का दावा करते हुए जिन नियमों को तैयार किया गया, उन्हीं नियमों पर बवाल मच गया। देश भर में सवर्ण समाज के लोग नए नियमों का विरोध करने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सवर्ण समाज को राहत मिली। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। So today CGI has appreciated our argument and we must say that it's a very big win for us as we have talking about specifically three particular issues. One is section 3C, which is talking about caste discrimination, and in that particular section the general caste has been excluded, the other caste has been included. This kind of section, if it is there, definitely it will be a very harsh and very discriminatory for the general caste, general people, and this should be amended, this should be rectified. The other part is in respect of the equity committee, which is formed under section 18 of this particular new UGC sections. जैसे जैसे सवर्ण समाज का रोष बढ़ा तो सियासी गलियारों में भी हड़कंप मच गया। साधु संतों से लेकर कलाकारों तक समाज का हर वर्ग इस विरोध का हिस्सा बना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया तो संतों ने फूलों की होली खेली। यूजीसी के नए नियम जारी किए गए तो विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल दागे। तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई। अभी देखो, यूजीसी के मुद्दे पर मैं जो समझता हूँ, अभी सुझाव मांगे हैं। मेरा ख्याल में फाइनल ड्राफ्टिंग नहीं है, अभी सुझाव मांगे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं अपना सुझाव देंगे। भाई उनको पसंद नहीं है सुझाव मांगे। मैं समझता हूँ कि लोगों की भावना के हिसाब से ही ये काम होगा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के साथ ही यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल विराम हो गया है। इस फैसले से जहां सवर्ण समाज को राहत मिली है, तो वहीं सरकार और यूजीसी के सामने अब नियमों को लेकर नए सिरे से संतुलन साधने की चुनौती खड़ी हो गई है। सभी की नजरें 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियम किस रूप से आगे बढ़ेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ओपी सहरावत जी शिक्षाविद और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ हैं। राजेंद्र जौदौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। कृष्ण शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के छात्र अजय मलिक हमारे साथ चर्चा में इस समय मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री भी चर्चा का हिस्सा है। इससे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, अपराजिता, सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इनके मायनों को समझेंगे, फैसले में क्या कुछ कहा गया, दलीलें क्या कुछ पेश की गई, पूरे घटना को लेकर, पूरे मामले को लेकर एक बार आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही यूजीसी के जो नया नियम लागू किया गया था, लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद ही पूरे देश भर में विरोध देखने को मिला था। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी दिल्ली के नॉर्थ कैंपस की बात करते हैं, वहां पर खासा विरोध देखने को मिला था। यहाँ तक कि रिजिग्नेशन जैसी परिस्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली थी और लगातार ये मांग किया जा रहा था छात्रों के द्वारा, यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के द्वारा, उनके माता पिताओं के द्वारा, कि ये गलत भेदभाव किया जा रहा है और जो नियम उसमें डाले गए
गए थे वो स्पष्ट नहीं है, यानी सीधा सीधा कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर आरोपी बना दिया जाएगा और विक्टिम कहीं ना कहीं अगर होते भी हैं वो तो भी उन्हें विक्टिम नहीं माना जाएगा। कई तरह की जो चीजें उसमें मेंशन की गई थी उन सभी चीजों पर सवाल किया जा रहा था और विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पूरे देश भर में जनरल कैटेगरी के बच्चों के अंदर एक लहर सी हो गई है और लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी एक शुरुआती जीत जरूर हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के द्वारा, सूर्यकांत के द्वारा कहा गया, एक कड़े रुख की तरीके से कहा गया कि देश आजाद हुआ बहुत साल हो चुका है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमें जरूरत है कि हम पीछे बढ़ना शुरू कर दे। वहीं जाति की जो जातिवाद जैसी जो चीजें होती है उन चीजों को और भी प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की चीजें कही गई है। साथ ही ये मांग किया गया है कि जो भी नियम डाले गए थे उन सभी को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, यानी 2012 यूजीसी के जो नियम थे उन्हें ही अभी लागू किया जाएगा और नए नियम को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। और साथ ही संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके बाद नए नियमों में कुछ बदलाव, संशोधन किए जा सकते हैं। साथ ही जस्टिस के द्वारा ये भी कहा गया है सीजेआई के द्वारा कि जो भाषा का प्रयोग इन नियमों में किया गया है उसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही ये भी इस नियम के खिलाफ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो भी नियम इसमें डाले गए हैं वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को मुश्किलों में डाल सकता है, यानी किसी को किसी के लिए, किसी के हित में सोचना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, मगर इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी और का अधिकार ले लिया जाए। यानी जैसे कुछ क्लॉज है इसमें, जैसे कि जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी हर कॉलेज में, उसके अंदर जनरल कैटेगरी के कोई भी प्रतिनिधि नहीं होंगे। इसका अर्थ ये होता है कि उनकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं होगा, तो आखिर जस्टिस जनरल कैटेगरी को कैसे मिलेगी, इस पर सवाल किया जा रहा था। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अगर एससी, ओबीसी, एसटी या दिव्यांग या महिलाओं के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत की जाती है जनरल कैटेगरी के किसी बच्चों को लेकर, तो सीधा उस पर उसे आरोपी घोषित कर दिया जाएगा और जो विक्टिम होंगी वो विक्टिम होंगी, मगर अगर कोई गलत आरोप लगाया जाता है तो वो जो विक्टिम होंगी उसके खिलाफ किसी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान नहीं था। तो कई ऐसी चीज थी जिसपे लूपहोल यहां पर नजर आया है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि इसे अभी के लिए, फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और संभव है कि जो अगली सुनवाई होगी इसमें सुधार करने के बाद, बदलाव करने के बाद जो नए नियम है वो लागू किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अप्रजिता, अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। हालांकि सवर्ण समाज को बड़ी राहत जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। ओपी सहरावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट भी हैं, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले मैं एक शिक्षाविद के तौर पर आपका नजरिया इस पूरे नियम को लेकर जो जारी किया गया था उस पर आपका क्या नजरिया है, आपका चश्मा क्या कहता है? जी देखिए, मेरा सारा जीवन शिक्षा में गया है और हर वर्ग के और हर धर्म के स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, और यहाँ तक कि बैकवर्ड जो जगह कही जाती हैं, पिछड़े क्षेत्र, नूह और फिरोजपुर झिरका, वहाँ भी मैंने काम किया है। तो कहीं भी किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की बात पहले कभी नहीं हुई कि वो आपस में इतना उनमें दुर्भावना पैदा हो जाए जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये नए कानून जो आए हैं, इस नए कानून के अंदर एक तरफा सारा सब कुछ, उसमें पहले एसटी एससी का जो प्रोविजन थे उसमें साथ में जो बीसी का भी लगा दिया गया है, और जो मतलब उच्च वर्ग के जिसको कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी, उसको अपनी सफाई का मौका इसमें कानून में नहीं दिया गया है, जिससे क्या होगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इतने भेदभाव होंगे। और पहले ये था कि भाई भेदभाव को नहीं होना चाहिए, इसको सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, लेकिन जो एक नए धारणा के अनुसार परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो चीज साथ लगाई है, इसमें तो लड़के लड़की साथ बैठे हैं और कोई दूसरा स्टूडेंट दूसरे वर्ग का बैठा है, वो वैसे ही किसी बात से सहमत नहीं है, लेकिन जाकर के वो कुछ भी बात कहे, उसकी बात सच मानी जाएगी। दूसरे वर्ग को अपनी बात कहने की इस कानून के अंदर कोई प्रोविजन नहीं दिया है। तो मैं ये प्रार्थना भी करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि इस
प्रकार से आपस में बच्चों के अंदर दुर्भावना, कास्टिज्म इतना फैल जाएगा, वो पढ़ने की बजाय इसी में अपनी चौक चौबंद में लगे रहेंगे। और अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है, कमेटी इस तरह की बनाई गई है कि उसमें जनरल कैटेगरी के वो रखा ही नहीं गया प्रोविजन, उसकी बात कोई सुनी नहीं जाएगी। इस प्रकार से ये बातें रखी गई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो संज्ञान में लाई गई हैं, और उन्होंने जो ये फैसला दिया है मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है। और आगे आने वाले जो इस गाइडलाइंस दी जाए उसमें सब प्रकार से किसी का अहित ना हो, ये चाहे कोई वर्ग हो, जातिवाद ना लेकर के इसको स्टूडेंट्स का अहित होगा। इससे यूनिवर्सिटियों में झगड़े होंगे। अभी सारे मिलाकर के 348 कई करोड़ स्टूडेंट्स में से जिनके साथ अन्याय हुआ उसकी रिपोर्ट 348 के करीब थी। और ये 348 नहीं, इस लॉ से तो एक साल में ही आप देखना कितने हजार और लाखों तक जो है वो फैल जाएगी और बदमजगी फैलने का इसका पूरा पूरा अंदेशा है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो दूसरे जो कमेटी बनेंगी उनसे भी कि इस प्रकार की भावनाएं उसमें नहीं आए। क्यों? ये कमेटी बनेगी, कमेटी सारे कॉलेज में घूमेगी, सारी कमेटी वहां भी जाएगी जहां वो प्राइवेट बैठे हुए हैं, वहां भी जाएगी जहां वो स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में है। तो वो जो कमेटी कहेगी वो बात सच मानी जाएगी। और जो एक स्वर्ण जाति का कोई भी विद्यार्थी वो बिल्कुल सच्चा हो, उसके अगेंस्ट जो भी कुछ मंड दिया जाएगा तो उसका कैरियर खत्म होने की इसमें पूरी पूरी गुंजाइश है। और मैं ये चाहता हूं कि उसका कैरियर खत्म ना हो। आज कोई भी सब समझते हैं कि ये कानून जो है एक तरफा है, गलत है, लेकिन वो पॉलिटिशियंस तो इस बात को कहेंगे नहीं, वोटों का चक्कर होता है। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं शिक्षाविद होने के नाते और एक एडवोकेट होने के नाते जो न्याय की जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए इसमें जस्टिस और इक्वलिटी दोनों खत्म हो जाएंगे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। नियम ऐसे बनने चाहिए कि उसको भी स्वर्ण जाति के या जो दूसरा स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी बात कह करके न्याय का पूरा मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज एक तरफा हो जाएगा, उसमें फिर ये कहते हैं सबका न्याय, मोदी जी कहते हैं सबका विकास, तो वो बात गलत हो जाएगी। इस तरह से जातिवाद का जहर हर युवा के अंदर कॉलेज विश्वविद्यालय सतर पर फैल जाएगा। इससे तो जी, और बिल्कुल जिन बिंदुओं का आपने जिक्र किया यही सबसे बड़ा डर थे स्वर्ण समाज का। मैं आपके पास वापस आऊंगी, राजनीतिक पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र जौदौन जी, देखिए जिस तरह से आपने अब तक कई घटनाएं कवर की हैं, कई फैसलों का जो असर हुआ है वो भी आपने देखा है। अब ऐसे में क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि जो नियम हम लागू कर रहे हैं ये कहते हुए कि समानता का हम दावा करते हैं, समानता सुनिश्चित करेंगे, एक बार वो खुद ही भेदभाव के आरोप में घिर गए हों? नहीं, देखिए जो याचिकाएं पेश की गई थी इन नियमों को लेकर और उसमें जो भेदभाव बताया गया था, जो दलीलें दी गई थी कि ये एक तरफा है और सवर्ण समाज को पूरी तरह से जो है नुकसान पहुंचाने वाला है और उनको बचाव का कोई रास्ता इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। और अगर शिकायत झूठी होती है तो झूठी शिकायत को लेकर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें सीजेआई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी भी थे, वो इससे इन सब दलीलों से सहमत थे। उन्होंने ये माना कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और वो सबको सहमति के बाद ही उस पर रोक लगाई गई है और नोटिस जारी करके यूजीसी और केंद्र सरकार से जवाब मांगे गए। तो लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा अंतिम, तो कुछ न कुछ संशोधन करेगा। ऐसा प्रावधान वो सुझा सकते हैं कि जिसमें शिकायतकर्ता अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है ताकि वो बैलेंस हो, एक तरफा ना हो जाए और कोई मनमाना तरीके से उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सीजीआई ने जो टिप्पणी की है, उसमें कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। और कानूनों के दुरुपयोग का बड़ा लंबा इतिहास है। SC/ST एक्ट के भी दुरुपयोग की शिकायतें हैं। उत्तर प्रदेश में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की इतनी शिकायतें थी कि उस समय जो है SC की मुख्यमंत्री मायावती जी ने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि पूरी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए SC/ST एक्ट में। तो दुरुपयोग की शिकायतें थी, मुख्यमंत्री उस समय SC से ही थी, तो उन्होंने भी ये माना कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। उसको दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्होंने गंभीर पड़ताल के निर्देश दिए थे कि एक तरफ एकदम मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी न की जाए
पहले जांच की जाए, और जब वो प्रूव हो जाए कि ये इसमें वास्तव में अपराध हुआ है और कोई दोषी है, तभी उसको गिरफ्तार किया जाए। तो ये है, और भी है, तमाम डोरी केसेस में डोरी एक्ट के भी दुरुपयोग की बहुत शिकायतें हैं। लोग जो है उसके खिलाफ आंदोलन के लिए खड़े हो गए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, कि वो देखती हैं कि डोरी एक्ट में सारे परिवार की जो है दूसरे पक्ष की सारी महिलाओं को भी आरोपित कर दिया गया, उनको भी एक्यूज बना दिया गया, तो उसमें भी दुरुपयोग की शिकायत है। तो कानून कोई भी आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हम इस कानून, इन नियमों के जरिए एक जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम पिछली बैक साइड में जा रहे हैं, जहां थे उससे भी पीछे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट, उसमें मुझे लगता है कि उसका नजरिया ये है कि इसको संतुलित जरूर किया जाएगा। अभी तो हियरिंग स्टेज पर है और अभी रोक लगा दी गई है, पुराने नियम ही प्रभावी होंगे, नए नियमों पर रोक लगा दी गई है, और आगे की सुनवाई के बाद, नोटिस का जवाब मिलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा। तो यह है कि कानून को हमेशा संतुलित होना चाहिए, और शिकायतकर्ता अगर झूठ की शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कानून का दुरुपयोग निश्चित होगा। हालांकि और कानूनों में भी दुरुपयोग की झूठी FIR दर्ज कराने पर कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन ये इस तरह के नियम आए थे कि जिसमें झूठी शिकायत पर कोई कार्रवाई का ही प्रावधान नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इस कानून को एक संतुलित स्थिति में लेकर आएगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, और ये मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि ये नियम यूनिवर्सिटीज में लागू होंगे, कॉलेजेस में लागू होंगे, जहां पर देश का भविष्य यानी युवा पढ़ाई करते हैं। अगर वही खतरे में रहेंगे तो यानी देश का भविष्य खतरे में रहेगा। अजय मलिक हमारे साथ हैं, छात्र हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के। अजय जी, वैसे तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि UGC में आखिर क्यों विरोध हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप खुद हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक मैं आपसे ले लूं, क्या क्या दिक्कतें आपको UGC में लगी, और अब जब राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो क्या रिएक्शन आपका? देखिए भावना जी मैम, हम एक हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में हम तीन छात्र हैं, तो हमें ये नहीं पता हम किस कास्ट से हैं, किस कास्ट से नहीं हैं। अगर ये कानून लागू हो जाता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे नहीं होता, तो हमारे कास्ट जो जातिवाद हो इतना ज्यादा बढ़ जाता। क्या हम अलग अलग जातियों के एक हॉस्टल में रह पाते? हम एक मैस में खाना खा रहे हैं, क्या हम एक मैस में खा पाते? जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर हूँ, हम जहाँ तमाम रिसर्च स्कॉलर अलग अलग जातियों से हैं, क्या हम इकट्ठे बैठ सकते? क्योंकि इससे क्या होता कि एक जातिवाद बढ़ जाता, कि ये कानून पूरी तरह से एक तरह से जातिवाद बढ़ाने के लिए था। क्योंकि दूसरी बात ये देखे कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। देखे तो समय पे स्कॉलरशिप नहीं आ रही, आप GRF स्कॉलरशिप देख लीजिए, उसको 6-6 महीने लग जाते हैं आने के लिए। मैथ्स की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से ध्यान कैसे हटाया जाए, इसलिए इस कानून को लाया गया। दूसरी बात की, इसको लाने वाले कौन? बीजेपी। और जब इसको जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया वो भी बीजेपी वाले। तो सवाल ये थे कि सारा समस्या का समाधान इसलिए होगा कि हमारी मुख्य जो मांगे हैं वह हट जाएं। हमारे पास स्कॉलरशिप लगातार कटौती की जा रही है कि हमारे पढ़ने और नहीं है, और मैथ्स में जब हम देखें को, और ये प्योर देखें तो एक तरह से जातिवाद बढ़ने की तरफ मामला था ये। बिल्कुल अजय जी, और जिस बात का भी आपने जिक्र किया, इससे पहले OP सहरावत जी हमें इसी बारे में बता रहे थे, इसी बारे में जागरूक कर रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक पहलुओं की बात हुई है तो कृष्ण शर्मा जी, आपका पहला रिएक्शन। नमस्कार जी। मैडम जी, भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं कोई यहाँ पे? नहीं कृष्ण शर्मा जी, फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के कोई प्रवक्ता मौजूद नहीं है, आप अपनी बात रखिए। मैडम जी देखिए, जो अपना आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे UGC के जो कानून पे रोक लगाई है, ये तो रोक लगा दी, सारी बातें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है माननीय न्यायाधीशों ने। लेकिन ये तो इस पे मेरी ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 13 तारीख से लेके आज तक भाजपा इस बात पर मुख्य दर्शक बनी हुई है। बिल्कुल भी उसका कोई नेता, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई इस बात पे ये बात ही चर्चा ही नहीं कर रहा। ये मामला क्या है? क्या ये किसी इंतजार में है? कैसे आंदोलन को, ऐसा उग्र आंदोलन देखना चाहते हैं देश में कि फिर से वो देश को जलाना चाहते हैं ये लोग? पहले किसान आंदोलन हुआ, पंजाब के लोग आए, खालिस्तानियों के बारे में कहा ये खालिस्तानी है, और जाट यहाँ पे हरियाणा जलवाया।
हरियाणा आरक्षण के नाम पे जड़वाया, बिल्कुल मूक दर्शक बन गई सरकार, कुछ नहीं किया, रामो कर्म पे छोड़ दिया। ये हिंदू मुस्लिम करवाए। अब बच्चे थे जो हमारे, आप भी बच्चे रहे हैं, सभी देश में जो भी हैं 80-85% लोग अपनी लाइफ पढ़ाई की, स्कूल में की, कॉलेज में की, यूनिवर्सिटी में की, अनेक संस्थानों में की। वहाँ सभी ओबीसी, SC ST, जनरल कास्ट के सभी बच्चे पढ़ते हैं। किसी के पास भी कोई प्रमाण पत्र उन्हें पता ही नहीं होता। वो अपने माँ बाप को भी कह देते हैं पापा जाति क्या होती है। उन बच्चों पर ये आरोप, ये मतलब ये इतनी पाबंदियां, इतनी बंदिशें, ये भाजपा चुप क्यों है? क्या एक अलग देश, भाजपा हम सभी इंतजार कर रहे हैं उसका। लेकिन कृष्ण शर्मा जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, आपका स्टैंड किस तरफ है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ अभी आप है, या ये जो नियम लागू किए गए थे उनकी तरफ कांग्रेस है? देखिए उनकी भाजपा राज में कानून लागू हुआ, भाजपा इस पे कुछ बोल नहीं रही। और कांग्रेस का रुख, मैडम जी आप पूछ रही हो, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया, अभी तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो मैंने बात उठाई है, भाजपा चुप है। नहीं कृष्ण जी, आपने बहुत वाजिब बात उठाई है, उस बात से मैं मुकर नहीं रही हूँ। ठीक है कृष्ण जी, आपने बहुत वाजिब बात उठाई है, लेकिन आप भी तो विपक्ष की भूमिका में, जब हर मुद्दे को लेकर आप प्रमुखता से बोलते हैं, आगे आते हैं, तो इस मुद्दे पर आप स्टैंड भी क्लियर कीजिए। मैडम जी एक बात, यही बात मैं बार बार कहूंगा, तो भाजपा का प्रवक्ता अगर यहाँ पे बैठता, ये अपने शिक्षाविद बैठे हैं, विद्वान वकील एडवोकेट बैठे हैं, ये कानून के दायरे में बात करते हैं, ये स्टूडेंट, मैं इसमें क्या राय दूं? जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी, बिल्कुल कह दिए ये स्पष्ट है, ये भेदभाव है, इसका शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना है, ये बिल्कुल एक अलग से जमात खड़ी कर देगा कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, उसमें बच्चों का क्या भी विषय होगा, बच्चे ये सारे हिंदुस्तान में आप देखने को मिल रहे हैं। हर ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। के लिए हमने विद्वानों को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन एक विपक्ष के तौर पर आपका क्या स्टैंड है वो भी समझना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ओपी सहरावत जी, अब देखिए कुछ समय दिया गया है 19 मार्च, ठीक है, हमारे साथ शिक्षाविद भी मौजूद है, उनसे हम राय ले लें। 19 मार्च तक का समय दिया गया है, अब ड्राफ्ट तैयार होगा। आपके हिसाब से सबसे पहले क्या इसमें चेंज करना चाहिए? क्योंकि एक्सपर्ट है, आप समझते हैं, बच्चों की मनोदशा को भी आप समझते हैं, कई खामियां इसमें पाई गई। सबसे पहले सुधार की कहाँ जरूरत है? परिभाषा में, स्पष्टता में, भाषा की स्पष्टता में, या प्रावधान में? देखिए, सबसे पहले रोहित बरमूला जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में उनका केस आया था, आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। पायल तांडवी आत्महत्या की थी 2019 में। ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए थे, इसके ऊपर गहन विचार हुआ था, फिर इसके ऊपर ये हुआ था कि भाई गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी को दी जाएं। तो उस गाइडलाइंस में उसके नाम से अगर ये सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के प्रति न्याय की जो भावना लेकर के और सबके साथ समान व्यवहार होता, जस्टिस होता है, उस प्रकार की चीजें बनाई जाएं, इसमें सुधार किए जाएं, और तब तो ये ठीक है। नहीं आपस के अंदर ये कॉलेज और स्कूल जो है ये अखाड़ा बन जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो निर्णय लिया है स्टे का, वो बहुत ठीक लिया है, और इसमें आगे बहुत गुंजाइश है। और उन्होंने नोटिस भेजे हैं सरकार को भी और यूजीसी को भी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो ग्रांट्स देती हैं उनके लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। क्या होगा? उसमें कमेटियां बनेंगी, वो कमेटी उनके अनुसार चलेंगी या नहीं चलेंगी। उन कमेटियों के निर्माण में आप देखिए, उसके बनाने में केवल जो SC ST के जो ऐसे संबंध रखते हैं वो आदमी रखे गए हैं, केवल दूसरे आदमी नहीं रखे गए जो उनको इफेक्ट करता है। और ये कमेटियों से इन्होंने 15 से 30 दिन के अंदर जो फैसला देना है, तो किसी भी बच्चे का अगर गलत शिकायत कर दी, अब उसने कुछ नहीं किया है, 15 और 30 दिन के अंदर कमेटी ने उसके विरुद्ध रिपोर्ट कर दी, गलत लिख दिया, तो उसका जो आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, किसी अन्य का बच्चा है, उसके साथ इतना अन्याय होने की बात है कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। तो इसको सारी चीजों को देखते हुए सरकार भी, और सारी चीजों को देखते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस हक में सोचें कि सभी के बच्चे बराबर हैं
और इनके अंदर वो फिरका परस्ती ना लाई जाए उस लेवल की कि वो आपस में लड़ मरे और वो एक जो शिक्षा लेने का स्थान है वो एक अखाड़ा बन जाए। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सबसे कि सारी पार्टियों से कि इसमें इस प्रकार की बातें ना ला करके जस्टिस की बात लाएं, बच्चे को बच्चा समझें और इनमें आपस में जातिवाद का जो जहर है वो ना फैलने पाए। अगर कोई कसूर करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बेकसूर है वो उसको भी अपना पक्ष रखने की बात पूरी तरह से सामने आनी चाहिए, उसके हक में भी कानून बनना चाहिए। एक तरफा कानून लगता है, इससे मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है और ये विद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए एक बहुत पीछे जाने वाली बात होगी, जहां कि हम शिक्षा में आगे बढ़ने वाले हमारे जो मतलब साइंसदान हैं वो ऊपर आसमान में जाकर के वो रिसर्च कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर फर्क पड़ेगा। जैसे अभी बताया एक साहब ने कि भाई हम साथ रहते हैं, उस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमें तो जाति का पता ही नहीं। फिर ये जाति 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 करके जहाँ कैफे में बैठेंगे वहां जाति होगी, पढ़ेंगे वहां जाति होगी, दूसरी जगह होगी जाति। और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी छात्रों में रहता है कि हमने दोस्ती में कुछ कह दिया या लड़ाई हो गई तो रंजिश हो जाती है, अब उसका गलत उपयोग भी उठाया जाता है। ये सबसे बड़ा डर है। राजेंद्र जी, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी कोई पॉलिटिकल रुख साफ नजर नहीं आ रहा है, ना छात्रों के साथ प्रमुखता से आकर खड़े भी नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए कि इसको बहुत न्याय संगत बनाने की बात हर पार्टी को करनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके नुकसान जो है सभी को ही भुगतने होते हैं। तो अब ये है कि ये अलग से कोई बहुत नियमों की कोई जरूरत नहीं थी जिस तरह के नियम लाए गए हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट तो पहले से बना हुआ है और वो ये नहीं है कि वो एक्ट जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कैंपस में लागू नहीं होता। अगर वहां भी अगर कोई इस एक्ट से रिलेटेड कोई अपराध होता है तो उसके तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। इन नियमों की क्या जरूरत थी? और ये नियम ऐसा है कि जाति बोध कराने वाले हैं। फिर जब ये नियम लागू हो जाएंगे, कमेटियां बन जाएंगी, तो सबको एक बिल्कुल लगातार जो है ये एहसास होगा कि एक जाति के लोग ये हैं, एक जाति के स्टूडेंट ये हैं, दूसरी जाति के ये हैं। तो वो विभाजन जो है वो साफ साफ तौर पर दिखाई देगा। आमतौर पर शिक्षा संस्थानों में बहुत जाति विभाजन महसूस नहीं किया जाता। छात्र तो एक दूसरे से एकजुटता महसूस करते हैं, और अगर ये कानून आ गया और वो कमेटियां बन गई तो फिर ये अलग तरह का विभाजन जो है, सामुदायिक विभाजन दिखाई देगा, महसूस किया जाएगा। और उससे फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को महसूस किया है कि इससे जातीयता और बढ़ेगी, जबकि हम तो चाहते हैं कि जातिविहीन समाज हो। तो जातिविहीन समाज बनाने की बजाय अगर इस तरह के नियम लागू होंगे तो फिर जातीयता और बढ़ेगी, जातीय भेद, जातीय अनुभव, अनुभूतियां वो ज्यादा बढ़ेंगी और ये महसूस किया जाने लगेगा कि एक जाति विभाजन है समाज में, कुछ जातियों के लोग ये हैं, दूसरी जातियों के वो है। वो इस तरह का जो अनुभव किया जाएगा उससे जातीयता को समाप्त करने की बजाय उसमें और बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये रिग्रेसिव है, ये पीछे ले जाने वाला नियम है, तो ये ठीक नहीं है, उसको रोक लगाई गई है और जवाब मांगा गया। इसके बाद आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा। पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं क्या हो, वो न्याय संगत बात नहीं करना चाहती, करना चाहिए उनको। तो कम से कम ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो क्या करती, या कांग्रेस की सरकार इन नियमों के रहते कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो वो इन नियमों को कैसे डील करेगी। तो उनको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो इसमें उनको कुछ पॉलिटिकल नुकसान दिखाई देता है इसलिए वो अपनी राय नहीं रख रहे। ये तो राय रखने में क्या दिक्कत है, रखना चाहिए। बिल्कुल, कृष्ण शर्मा जी के पास मैं जाऊंगी इन सभी सवालों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक गणित भी बहुत लगाई जा रही है। लेकिन उससे पहले अजय जी, वैसे तो छात्रों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, इतर रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, राजनीति को समझते भी होंगे और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजों में इंटरेस्ट भी लेते होंगे, सबसे बड़ी बात मतदाता भी होंगे। तो ऐसे में जिस तरह से भी कृष्ण शर्मा जी कह रहे थे, कोई क्लियर स्टैंड उन्होंने लिया नहीं, क्या आपको इस बात का भी दुख है कि विपक्ष साथ नहीं आया? अगर साथ आता तो और मजबूती से आप लड़ पाते? जी बिल्कुल, विपक्ष बिल्कुल भी विपक्ष बिल्कुल भी साथ नहीं आया। साथ आता तो बिल्कुल मजबूती से लड़ पाते। और सबसे बड़ी बात तो हमें जो एक कानून आया इसके आधार पर हमें जातीय आधार पर ना बांटा जाए। अगर कानून ही लेकर आना तो कानून उसके लिए लेकर आए कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप है जो यूजीसी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है वो समय पर मिले। अगर नहीं मिले तो यूजीसी पर कार्रवाई हो। हमें जो खाली पड़े हैं वो टीचर्स के जो प्राध्यापक नहीं है हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो सीटें भरी जाएं।
जो पीएचडी में जो एडमिशन हो रहे हैं ओबीसी और एससी एसटी की सीटें खाली छोड़ी जाती हैं, अगर कानून आए तो उनकी सीटें वो भरी जाए, वो खाली ना छोड़ी जाए। और जो एचपीएससी में जो आप देख रहे हो कि इस कैटेगरी की बहुत सारी सीटें खाली छोड़ी गई हैं 35% का लगा के, अगर वो कानून आना है तो वो कानून वो भरा जाए। आप छात्रों को जाति में क्यों बांट रहे हैं? हमें पता ही नहीं आज तक किस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन किस जाति से है। क्या अब अगर इस तरह से जाति में बटें, क्या हम उनकी जाति पता करके हमारे बीच मतभेद क्यों पैदा करे जा रहे हैं? हमारी बस यही मुख्य मांग है, अगर समस्या आती समस्या के लिए हमारा समाधान, अगर इस तरह का कानून लेके आना तो वो कानून लेके आए कि सीटें भरी जाएं, अगर सीट खाली छोड़ जाए तो अथॉरिटी पर कार्रवाई वो हो, लेकिन इस तरह जातियों में ना बांटा जाए कानून। ये कानून का प्रारूप बिल्कुल ही गलत है। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कृष्ण जी, आपने सुना, अजय जी खुद छात्र हैं और खुद इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ आए हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अगर विपक्ष का समर्थन होता तो और मजबूती मिलती उन्हें। मैडम जी एक बात बताइए, ये जो यूजीसी एक्ट पास कर दिया इन्होंने और ये एकदम से चुप होगी भाजपा, क्या ये गड़ियालू हाथ से नहीं बढ़ने के लिए तैयार बैठी है? अगर कोई बात हो जाए, ये तो कांग्रेस ने करवा दिया, ये तो सपा ने करा दिया, ये बीएसपी ने करवा दिया। अरे जब भारत का संविधान है देश में लागू और उसमें 70, 75, 77 साल से कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? ये कैसे कर रहे हैं? किससे पूछ के किया इन्होंने ये सब? ये अगर अपना स्टैंड मैडम जी ये करे भाजपा, ये कहे, ये तो ये कह नहीं कर ले भाई यूजीसी ने कर दिया, हमें क्या था? ये तो प्रोसेस चालू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ठीक है कृष्ण जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन आप भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए कृष्ण जी। भाजपा के उम्मीदवारों की या भाजपा के समर्थकों की या उनके मंत्रियों की जिम्मेदारी ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकती हूँ। आप अपनी पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर रख सकते हैं और हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि विपक्षी पार्टी की क्या विचारधारा है, नियमों के खिलाफ है या नियमों के साथ है? मैडम जी हम पूरी तरह से भेदभाव रहित समाज के पक्षधर हैं। यहाँ पे ना किसी छोटे को ना बड़े को, यहाँ सब समान है। किसी भी बच्चे के साथ जो किसी भी, चाहे वो सवर्ण है चाहे वो दूसरा है, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो वो संविधान के खिलाफ होगा। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। जब भाजपा ने कानून बनवाए अपने संघ की सोच है, ये संघ की, देखिए मैडम 2-3 दिन में सारी बात स्पष्ट हो जाएगी और आपकी बहस में हम एक बात का जवाब देंगे। ये संघ ऐसा संघवाद चाहता है देश में, ये अपनी ही जाति बढ़ाना चाहता है देश में और वो कतई बर्दाश्त कोई संविधान या कोई सुप्रीम कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास बाकी मेहमान भी है, मुझे उनके पास वापस जाना है। मैं एक बार फिर लौटूंगी और फिर मेरा आपसे यही सवाल होगा कृष्ण जी कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है इस पूरे मामले को लेकर, नियमों के साथ या नियमों के खिलाफ? होता ना ये विद्वान लोग बैठे ना, इनसे मैं क्या बहस करूं? वो बहस नहीं कर रहे हैं कृष्ण जी, वो तो इनके बारे में बता रहे हैं, नियमों की क्या नुकसान हो सकते थे, क्या प्रभाव है, क्या उनके पीछे चीजें चली हैं और आगे क्या हो सकता है, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आपको अपनी राय कम से कम स्पष्ट रखनी चाहिए। मैं आपके पास फिर वापस आऊंगी। ओपी सहरावत जी, देखिए SC/ST एक्ट तो बना हुआ है, ठीक है कृष्ण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, ठीक है, मेरे पास थोड़ा ही समय है, कम से कम सबको अपनी पूरी तरह से राय रखने का मौका मिलना चाहिए। ओपी सहरावत जी, जिस तरह से अभी पहले भी इस बात का जिक्र किया गया, SC/ST कानून तो पहले से ही बना हुआ है, तो क्या अब दोबारा से नियमावली में इन बदलावों की जरूरत थी? देखिए, ये 2012 के अंदर प्रावधान था कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब ये हटा दिया गया है। अगर कोई गलत कंप्लेंट सिद्ध हो जाती है, अब कोई एक्शन, नई गाइडलाइंस में वो एक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है। सब वर्ग जो कंप्लेंट्स कर सकते हैं, जैसे SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी जो पर्सन है, वो यंग मेल जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्लेंट्स नहीं कर सकता। तो उसके विरुद्ध बहुत बड़ी जो है अनजस्टिस है और इक्वलिटी नहीं है। तो इसी आधार को लेकर के उसमें बहस भी चली है। इस एक्ट का, इन नियमावली का कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग होने की बहुत ही संभावना है। ये दुरुपयोग ना हो, इस पर खुल करके जब ये अपनी रिपोर्ट दें तो अपनी बात बताएं, पॉलिटिकल पार्टीज भी
सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूजीसी जो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी उसमें क्लियर होकर के आएगा कि इन्होंने क्या व्यू दिए हैं और क्या व्यू होने चाहिए। उससे पहले हम तो इनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर कोई इस प्रकार की भावना पैदा ना हो कि जो भारत के हित में ना हो। बिल्कुल ओपी जी, और देखिए अभी अजय जी कह भी रहे थे कि इससे पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि कौन किस जाति का है, लेकिन अब इस फैसला जब ये नियम जारी किए गए उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीजें आने लगी कि कौन किस जाति का है, कहीं हमारा दोस्त ही हमारा दुश्मन ना बन जाए। राजेंद्र जी, इस मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत हताशा वाली है। स्पष्ट रुख का मैं इंतजार कर रही हूँ कृष्ण शर्मा जी से, लेकिन अभी तक कोई सामने स्टैंड क्लियर आया नहीं है। मैं उनके पास दोबारा वापस जाऊंगी, लेकिन आपका इस पर क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो नियम है ये भेदभाव पैदा करने वाले हैं, और जहाँ छात्र समुदाय में जाति बोध नहीं होता है, तो छात्रों का मैंने देखा है, हम भी छात्र रहे हुए हैं, तब उस समय जो है एक तो अध्ययन को लेकर जो है छात्र चिंतित रहते हैं हमेशा, और उनके जो अपने हित है छात्रों के और जो अध्ययन से संबंधित जो अधिकार हैं और या उनकी जरूरत है वो मिलके एकजुट होके उसके लिए संघर्ष करते हैं। छात्र संघों के चुनाव होते हैं तब भी वो जो है एकजुटता होती है उनकी, वो देखते हैं कि कौन सा छात्र नेता हमारी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं तो उनको वो वोट करते हैं। वहाँ बहुत राजनीतिक विभाजन तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध कोई है, कोई कांग्रेस से, एनएसयूआई से है, कोई एबीवीपी से, लेकिन वहाँ जाति विभाजन नहीं होता। तो जाति विभाजन ये जो नियम है, और कमेटियां बन जाएंगी, उनका दफ्तर खुल जाएगा, बोर्ड लग जाएगा, कोई भेदभाव है तो आइए यहाँ शिकायत कीजिए। तो हो सकता है कि छात्रों के आपसी डिस्प्यूट हो और वो इसको जाति रंग देते हैं कि जाति भी भेदभाव हो रहा है। अभी भी ऐसे बहुत सारे मामले हुए कि जहाँ लेन देन कोई बातचीत डील किसी और कारण से झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने कह दिया जाति आधार पर मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरे को अपमानित किया गया, मुझे जातिगत गालियां दी गई, मुझे जातिगत रूप से मेरे पर हमला किया गया जाति भेदभाव से। तो ये दुरुपयोग की शिकायतें SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम को दुरुपयोग को लेकर भी बहुत शिकायतें रही है, और उस समय फिर सरकारों ने कई फैसले किए कि पहले प्रॉपर जांच होनी चाहिए, इसके बाद गिरफ्तारी हो। तो उसमें भी जो है एक तरह से चेक और बैलेंस लाया गया है। तो ये नियम तो पूरी तरह से एक तरफा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जो टॉप मोस्ट जुडिशरी है देश की, उसने ये मान लिया, उन्होंने रोक बिल्कुल म्यूट तरीके से नहीं लगाई गई है बल्कि टिप्पणी के साथ लगाई गई है, और वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में ही किसी कानून की समीक्षा करता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इसको के अनुच्छेद 14 के तहत देखेंगे जिसमें समानता का अधिकार है। अगर इसमें इस नियमों की वजह से दूसरे पक्ष का, दूसरे वर्गों का समानता का अधिकार छिन रहा है या उसका हनन हो रहा है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा और इसको संतुलित करने के लिए कोई निर्देश देगा, कोई आदेश करेगा, कोई वर्डिक्ट देगा, कोई अंतिम फैसला देगा। तो अभी तो हियरिंग के स्टेज पर है, सुनवाई चल रही है, और यूजीसी और सरकार से जवाब मांगा गया है, क्योंकि यूजीसी भी सरकार के अंडर में ही है, तो सरकार और दोनों से जवाब मांगा गया है, और देखते हैं कि वो क्या जवाब पेश करते हैं। वो जवाब भी जो है देखने योग्य होगा कि सरकार क्या महसूस करती थी और उसने क्या जवाब दिया है। बिल्कुल, तो ये है इंतजार होगा जवाब का कि सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। इंतजार 19 मार्च का भी है कि अब किस दिशा में ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। कृष्ण शर्मा जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। सभी मेहमानों को 10-10 सेकंड का समय। कृष्ण शर्मा जी, शुरुआत आपसे। कृष्ण जी, आपकी आवाज। तक अधिकार है, भेदभाव का कानून बना हुआ है। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी कृष्ण जी, आप तक। कमजोर वर्गों की सुरक्षा का कानून बना हुआ है। ये नए कानून कहाँ से लेके आते हैं भाजपा? ये मैडम जी, ये भाजपा ने लावा रूपी ईंधन रख दिया देश में। अब ये चिंगारी लगाना चाहते हैं कि शिक्षक जो बचे हुए थे इस जात पात से, संप्रदाय से, इसमें आग लगा के ये अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार है। ये बहुत देश में बहुत ईंधन हम अपनी बात स्पष्ट करेंगे। अभी 2-4 दिन मैडम आपके चैनल से करेंगे। अभी देखते रहना क्या करेंगे ये। अभी इनकी हम तो इंतजार कर रहे हैं, आपका भी उनका भी, हम तो इंतजार में लगे ही हुए हैं। ठीक है अजय जी, आपका लास्ट रिएक्शन, 10 सेकंड का समय आपके पास, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी से।
पहले भी कह चुका हूं कि हमें इस कानून की जरूरत नहीं है, 2012 से ऑलरेडी लागू है। अब हमें चाहिए कि हमारी जो अगर इन्होंने करना ही है, SC ST OBC की PhD की सीटें खाली ना छोड़ें, समय पे स्कॉलरशिप दें और इस तरह के प्रावधान बनाएं कि इस तरह की कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज अगर स्टूडेंट के साथ कहीं भी हनन होता है तो सरकार उसके लिए जवाबदेही हो। इस तरह हमें जात पात में ना बांटें, बस यही मैम हमें करना है। ठीक है अजय जी। OP सहरावत जी। जी, ये कमेटी के जो गठन में ही भेदभाव है, ये जो है मतलब ऐसे लगता है कि जैसे तानाशाह देशों में इस प्रकार की कमेटियां बनती है जो 15 से 30 दिन में जनरल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट फैसला करेंगी और फिर कहीं सुनवाई नहीं होगी। तो इसमें अमेंडमेंट की जाए और सबको न्याय मिले, दूसरे पक्ष को भी मिले, एक तरफा कोई बात ना हो करके इसको अच्छी तरह से खुले दिमाग से विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार की भावना ना जाए, जाति को उकसावा ना मिले और इनके साथ न्याय हो। सभी बच्चे सारे देश के बराबर हैं, ये ऐसा समझ करके इनके वो कानून और नियम बनाए जाएं। बिल्कुल OP जी, और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन सभी चीजों से इतर ही रखना चाहिए। राजेंद्र जादौन जी, आपका लास्ट रिएक्शन। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई फैसला करेगा। अब ये तो इन्होंने राजनीतिक रूप से क्यों इस तरह का फैसला किया है, उसलिए ऐसे नियमों की ज्यादा जरूरत थी नहीं। और ये जो विभाजनकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद महसूस किया है, जो लगातार जुडिशियल फील्ड में काम करते हैं और उनका एक लंबा अनुभव होता है। चीफ जस्टिस जो बनते हैं देश के, वो तमाम अनुभवों के बाद और तमाम प्रक्रिया और हर स्तर पर जो है अपने जुडिशियस विजडम को जो इस्तेमाल करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं। तो जब उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो है विभाजनकारी है, भेदभावपूर्ण है और इसका दुरुपयोग होने की पूरे चांसेज है, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। हो सकता है कि सरकार उससे पहले ही, कई बार सरकार भी अपने नियम वापस ले लेती, हो सकता है कि जवाब में वो ही पेश कर दे, क्योंकि बहुत व्यापक रूप से इसका विरोध हुआ है। जो भाजपा समर्थक लोग थे उन्होंने भी विरोध किया इसका, चाहे पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हो, प्रवक्ता नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो भाजपा के समर्थन करते रहे हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है और उन्होंने भी याचिकाएं पेश की है। तो देखते हैं। बिल्कुल। कृष्ण शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे, केवल 5 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए। सिर्फ मैडम जी एक बात कह सकता हूँ, जो ये UGC कानून है ये भाजपा की कब्रगाह बनेगा, ये भाजपा को ले डूबेगा, भाजपा को खत्म कर देगा, ये बिल्कुल से, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है कृष्ण जी, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी तो कोई ऐसा प्रमुख बयान सामने नहीं आया है जो छात्रों को थोड़ी मजबूती दे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। देश में समानता का अधिकार सभी को है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव को दूर रखने के लिए, सभी को समानता दिलाने के लिए UGC ने नए नियम जारी किए। लेकिन नए नियमों में कुछ ऐसा कि पूरा स्वर्ण समाज सड़क पर आ उतरा और जब समाज की ओर से इतना पुरजोर विरोध किया जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं ये मंथन का विषय बन जाता है। और यही कारण था कि आज हमने इस विषय पर चर्चा की। सभी के पहलुओं को आपने समझा, नियमों के मायनों को आपने समझा। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।